सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपने मेमोरी टेक्निक वाला लास्ट वीडियो ऐसे 500 का लास्ट वाला वीडियो देख के रखा होगा। इसमें हम रट्टा मारेंगे, कैसे कैसे बार बार बोल के आपको मैं पॉइंट याद करने की कोशिश करवा दूंगा। तो बस आपको एक बार ये सुन लेना है वीडियो एज अ ऑडियो नोट, मतलब आप सुन सकते हैं और फिर आपको खुद से एक दो बार आपने पढ़ लिया तो आपको इतना याद आ जाएंगे। जैसे अपन बार बार सुनेंगे, मैं बार बार बोलूँगा तो आपको ये सारे पॉइंट आपको याद आ जाएंगे और आप इससे फिर रिवाइज कर सकते हो आराम से। तो चलो बात करते हैं ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, ये जनरल पॉइंट देखे रखे हैं। तो जिसके बेसिस के ऊपर जो अपना ऑडिट ओपिनियन, जो अपना रिपोर्ट है, उसमें अपन एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो वो कंक्लूजन जो एविडेंस के ऊपर अपन निकालते हैं उसको अपन ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन देके रखा है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देके रखे हैं यहाँ पे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर जो होता है विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे रिलायबल अपना ऑडिट एविडेंस हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स वाला। एक्सटर्नल सोर्स वाला सबसे अपना रिलायबल ऑडिट एविडेंस हो सकता है। तो एक तो नेचर के ऊपर, एक तो सोर्स के ऊपर। नेचर के ऊपर मतलब विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री अपना नेचर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, और जो सोर्स के ऊपर हो सकता है वो इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। तो अपना मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा हो सकता है, एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल सोर्स वाला ऑडिट एविडेंस अपना सबसे ज्यादा रिलायबल हो सकता है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज अ ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर अच्छी प्रोसेस लगाएगा। वो प्रोसेस में उसको कैसे ऑडिट एविडेंस मिलने चाहिए उसके बारे में कुछ डिटेल देखे रखे। तो ऑडिटर ने डिजाइन करना चाहिए जो ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले और उसके ऊपर वो रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके ऊपर वो रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ऑडिटर ने और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलेवेंट होना और रिलायबल होना। तो रिलेवेंस भी होना और रिलायबिलिटी भी होना वो ऑडिट एविडेंस की ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज अ ऑडिट एविडेंस। तो देखो रिलायबल भी होना, एक तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना, उसके बाद में रिलेवेंट और रिलायबिलिटी भी होना वो ऑडिट एविडेंस की। अब जो सफिशिएंट होता है, जो सफिशिएंसी होती है वो क्या होता है। सफिशिएंट मतलब अपने को क्वांटिटी होना, क्वांटिटी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होना। मतलब अपने को अगर 1000 एंट्री चेक करने को दी है एज अ, मतलब 1000 एंट्री में से अपने को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो अपन ने 10-15 एंट्री निकाली, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि 10-15 एंट्री अपने ऑडिट पर्पज के लिए सफिशिएंट है। तो अपने को ऑडिट पर्पस के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट होना, तो अपने को 200-300 एंट्री चेक करनी पड़ेंगी 1000 एंट्री में से, तब अपने को समझ में आया कि ये एंट्री में क्या क्या गफले हो सकते हैं। इसको बोलते हैं सफिशिएंट। मतलब अपने को ऑडिट एविडेंस जो होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। अब ये सफिशिएंट जो ऑडिट एविडेंस होता है, सफिशिएंसी वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, कौन से फैक्टर सफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सेकंड है अपना मटेरियलिटी, और थर्ड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब अपने को इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क चेक करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे अपन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालेंगे, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे ऊपर अपन कितना अपने को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए एज अ क्वांटिटी है वो अपने को डिसाइड हो सकता है। उसके बाद में मटेरियलिटी अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी। मटेरियलिटी समझो 10,000 करोड़ का कोई टर्नओवर कर रहा है कंपनी का, तो उसमें अपन 100-150 रुपए एज एन मटेरियल नहीं हो सकता है। तो उसमें अपने को 1 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर की जो एंट्री वो अपने को चेक करनी पड़ेंगी, तो वो अपनी मटेरियलिटी हो गई। 1 करोड़ के ऊपर की एंट्रीज, 10 करोड़ के ऊपर की एंट्री, वो होता है मटेरियलिटी। तो उसके बेसिस पे भी अपना सफिशियंसी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद में साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो साइज, अगर बहुत सारी एंट्री, अब 1000 एंट्री का एग्जांपल लिया, तो 1000 एंट्री में से अपन 10-15 एंट्री निकाल ले तो ये सफिशिएंट नहीं। तो अपने को 200-300 एंट्री निकालनी पड़ेंगी, 20-25% तो अपने को एक चेक करना पड़ेगा। तो साइज के ऊपर भी अपना सफिशिएंसी डिपेंड हो सकता है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन मतलब एक ही टाइप की एंट्रीज है। मतलब परचेस की बहुत सारी एंट्री है, आप समझो परचेस की और सेल की बहुत सारी एंट्री, उतना ही एंट्री है अपने पास। तो परचेस की एंट्री अब सेम टाइप की होंगी सारी एंट्रीज। परचेस अकाउंट डेबिट होगा सारी एंट्री में, तू कैश या फिर कोई पार्टी का नाम होगा, तो ये पूरे एक ही टाइप की एंट्री, पूरी एक ही टाइप की एंट्री। तो इसमें से अपन ने
कम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया तो भी चल सकता है, पर परचेज बहुत सारे अलग अलग मटेरियल का है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल, बहुत सारी अलग अलग पार्टी, तो अपन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि कम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि ये जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन है, वो बहुत डिफरेंट हो जा रहा है यहाँ पे। तो जब डिफरेंट हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो अपने को ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और जब डिफरेंट कम होता है तो अपने को कम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। मतलब अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये एंट्रीज किस बेसिस पे डिपेंड हो सकती है, या ऑडिट एविडेंस अपने को कैसे ऑब्टेन करना है। अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एंट्रीज है, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन है, अपने तो अपने को ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, पर कम है, सेम ट्रांजेक्शन है, सेम मंथ, हर एक मंथ में सेम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो अपन वहां से कम ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद में अप्रोप्रिएटनेस, मतलब अपने को क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएटनेस मतलब अपने को क्वालिटी चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली एंट्री मार के रखी है, तो वो क्वालिटी अच्छी मतलब अप्रोप्रिएटनेस अपने को चेक करना पड़ेगा। उसमें क्या है एक्सप्लेन करो यार मैं। तो रिलेवेंस मतलब अपने को रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा। एविडेंस एंड द असर्शन टू बी टेस्टेड। असर्शंस मतलब क्या होता है, जो अपन बैलेंस शीट के आइटम है, समझो अपने को इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के ऊपर अपन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये अपना असर्शन होगा, और ये अपना असर्शन लगाने के बाद अपने को कुछ एविडेंस मिलेगा, तो ये एविडेंस एंड असर्शंस का बीच का अपने को रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा, तो ये होता है रिलेवेंस। तो अपना रिलेवेंस होना चाहिए वो एविडेंस का। रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस अपन ऑब्टेन करेंगे। जो असर्शंस लगाएंगे, अब इन्वेंटरी के ऊपर अपन ने फिजिकल वेरिफिकेशन लगाया है नहीं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन बिना लगाए अपन ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया ऐसा बोल दिया, तो यहाँ पे अपन ने रिलेवेंट असर्शन लगाया ही नहीं है, वहां पे रिलेवेंट असर्शन लगाया नहीं, तो अपने को रिलेवेंट असर्शन लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर अपने को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल होना चाहिए डेटा, भरोसेमंद होना चाहिए डेटा। तो रिलायबिलिटी अब कब इंक्रीज होगी, रिलायबिलिटी जो है वो कब इंक्रीज हो सकती है, तो देखो ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर से अपन ने कोई भी इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस यूज किया है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो वहां पे अपना रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके ऊपर जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया एज ऑडिट एविडेंस, उसके ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, उसके ऊपर कंट्रोल अच्छे तरीके से लगाया है, तो यहाँ पे भी अपना रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद में ऑडिटर ने खुद ने जाके वो ऑब्टेन किया है, तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड फोटोकॉपी वगैरह नहीं, तो वहां पे अपना रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ चीजें जिनकी वजह से अपना रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा ऑडिट एविडेंस का। उसके बाद में ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो ये सारे प्रोसीजर देख रखे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रिपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी। तो ये आपको एक बार पढ़ लेने के, अगर क्वेश्चन आया कि जनरल अपने को कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए, तो इसमें से आपको ये हेडिंग चिपकाने पड़ेंगे कि इंस्पेक्शन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगना चाहिए। अब ये आपको किस केस बेसिस पे अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो उस बेसिस पे अपने को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन से अपन यहाँ पे प्रोसीजर लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। तो अपने को ये एक जनरल देखे रखा है कि कौन से प्रोसीजर अपन लगा सकते हैं। उसके बाद में जो प्रोसीजर है, तो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर होती है, मतलब कौन से सीक्वेंस में अपना पूरा ऑडिट प्रोसीजर चलता है। तो देखो सबसे पहले अब तो अपने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद अपने को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में और अंदर घुसना पड़ेगा, और अपने को चेक करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद में अपने को लगना पड़ेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के बाद अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना पड़ेगा, और टेस्ट ऑफ डिटेल में अपने को ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, और उसके बैलेंस, टेस्ट ऑफ बैलेंस और टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपने को चेक करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में अपने को वॉचिंग करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ बैलेंस में अपने को वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा। अब वॉचिंग वेरिफिकेशन होने के बाद अपने को एक पूरा ड्राफ्ट आइडिया आ जाएगा, फिर अपने को ये डाटा पिछले साल के डेटा से एक बार चेक करना पड़ेगा, एनालिटिक्स करना पड़ेगा, चार्ट के थ्रू अपन कंपेयर करेंगे डेटा, उसमें अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाएगा। अब एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद अपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो आपका इस सारे प्रोसेस में, इस सारे फ्लो में आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, इस सारे फ्लो में आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क अपन एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क एज अ ऑडिट एविडेंस अपन यूज कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, मेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज अ ऑडिट एविडेंस, मेन इंफॉर्मेशन यूज
as an audit evidence is prepared using the work of the management expert. The auditor shall, इसका मेमोरी टेक्निक क्या बोला था आपको मैंने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पूछो कि RUCA, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पूछो कि RUCA, तो अपने को सबसे पहले उसका अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि वो काम कैसे कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद में कंप्लीटनेस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले RUCA मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पूछो कि क्या टू CA है क्या, तो UCA, तो RUC, तो U से अपने को याद रखने है। चलो फटाफट याद करो आप मेरे साथ। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, obtain understanding of work of that expert, obtain understanding of work of that expert, obtain understanding of work of that expert, evaluate the competence, capability and objectivity of that expert, evaluate competence, capability, 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 objectivity of that expert, evaluate appropriateness of the expert work, 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 evaluate appropriateness of the expert work। तो जब भी अपन एक्सपर्ट का, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हैं तो अपने को सबसे पहले उसको पूछना है RUCA, तो U से अपने को अंडरस्टैंडिंग, C से अपने को कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और A से अपने को याद करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। उसके बाद में थोड़ी अश्लील मेमोरी टेक्निक बन गई थी यहाँ पे, तो चलो उसी हिसाब से याद करते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग हो तो अपन वैसे ही ले लेंगे। अब कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी अपन कैसे चेक करेंगे, तो अपने को उसके साथ पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा, पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा, तब उसके अपनी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी अपने को समझ में आएंगे। तो देखो पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा, तो पर्सनल BED, तो देखो ये याद करने का अपने को पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा। तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस विथ प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस with previous work of that expert, personal experience with previous work of that expert, personal experience with previous work of that expert, book written by the expert and published papers by the expert, book written by the expert and published paper by the expert, book written and published paper by the expert, book written and published paper by the expert। ई से एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, ई से अपने को एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, ई से एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, ई से अपने को एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, ई से एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन। डी से डिस्कस विद द एक्सपर्ट, डी से डिस्कस विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कस विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कस विद दैट एक्सपर्ट। पी से पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। बी से अपने को बुक पब्लिश एंड बुक रिटर्न एंड पब्लिश पेपर ऑफ दैट एक्सपर्ट। ई से एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन और डी से अपने को याद रखना है डिस्कस विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट। उसके बाद अब देखो अंडरस्टैंडिंग ले ली, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ले ली। अब अपने को अप्रोप्रिएटनेस चेक करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए अपने को ये फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए अपने को फॉलोइंग फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये याद करने की मेमोरी टेक्निक क्या बताई थी आपको, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द साफ, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द साफ, relevance and reasonableness of the SAF, SAF, relevance and reasonableness of the SAF। यहाँ पे कंप्लीटनेस से अपन reasonableness याद कर सकते हैं, relevance and reasonableness of the SAF। तो relevance and reasonableness of the SAF मतलब source of data, assumptions and method, finding and conclusion, source of data, assumptions and method, finding and conclusion, source of data, assumptions and method, finding and conclusion, source of source data, assumption and methods, findings and findings or conclusion, source data, assumptions and method and findings or conclusion and their consistency with other audit evidence। तो ये हो गया reasonableness and relevance of the SAF, source of data, assumptions and method and finding and conclusion। उसके बाद अब जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होता है अब वो एज अ एंगेज मतलब उसकी फर्म है और वो फर्म के साथ जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं, मतलब ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की फर्म है और ये अपनी फर्म है, अपन ऑडिटर है और ये फर्म है जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं, अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट उनके साथ एंगेज रहा, उसकी एक अलग फर्म है और उसका एंगेज रहा फर्म के साथ। तो यहाँ पे थ्रेड्स के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे थ्रेड्स के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसका एक अलग फर्म है, उसने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाए होंगे, उसने SQC SA के सारे कंप्लेंट्स किए होंगे, तो यहाँ पे थ्रेड्स का चांस बहुत कम हो सकता है। पर कोई भी
ऐसा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई ऐसा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है जो एज अ एम्प्लॉय फर्म में काम करता है, जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं उधर एज अ एम्प्लॉय काम करता है, उधर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो यहाँ पे उसके थ्रेड्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो एज अ एम्प्लॉय काम करता है तो उसके थ्रेड्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा वहाँ पे कि अपने को ऐसा ही रिपोर्ट बनाना है। वो सारे थ्रेड्स जो अपन प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे, तो सारे थ्रेड्स वहाँ पे चांस ज़्यादा हो सकते हैं जब वो एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेन करके रखा है। तो देखो, थ्रेटनिंग ऑब्जेक्टिविटी हो सकती, ये सारे थ्रेड्स के आपको एग्जांपल देके रखे हैं, मतलब जो जो थ्रेड्स यहाँ पे अपने ऑडिटर के ऊपर आ सकते हैं उसकी सारी लिस्ट देके रखी है। अब जो सेफगार्ड है वो सारे थ्रेड्स तो एलिमिनेट नहीं कर सकता है, सेफगार्ड है वो सारे थ्रेड्स एलिमिनेट नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है, पर कुछ अपन सेफगार्ड लगा सकते हैं कि वो थ्रेड कम किया जाए। ये उसके बाद सेफगार्ड कैन नॉट एलिमिनेट ऑल थ्रेड टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है कि एज ए एम्प्लॉय रहा तो वहाँ पे थ्रेड ज़्यादा होगा, पर एज ए एंगेज होगा, वो एंटिटी के साथ एंगेज होगा, अगर उसकी फर्म है और वो एंगेज होगा तो उसमें थ्रेड्स के चांस बहुत कम होंगे। और अब इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट एंगेज बाय द एंटिटी। It may relevant to discuss with the management. It may relevant to discuss with the management and that expert any interest and relationship that may create the threat to that expert's objectivity। तो अपने को मैनेजमेंट के साथ और एक्सपर्ट के साथ एक बार डिस्कस करना पड़ेगा कि उसके रिलेशनशिप की वजह से, उनके रिलेशनशिप की वजह से यहाँ कोई थ्रेट तो नहीं हो रहा है, यहाँ कोई थ्रेट तो नहीं हो रहा है। अगर थ्रेट होगा तो जो एविडेंस अपन एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का एविडेंस अपन यूज कर रहे हैं उसका रिलायबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट आ गया, देखो ये एक जनरल पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन दिखा है बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में, तो आप ये याद कर लो कि एक जनरल एक्सप्लेन करके रखा है उन्होंने, तो एक 2-3 बार पढ़ लो, आपको ये याद हो जाएगा, अपने खुद के वर्ड में आप लिख सकते हो आराम से। और उसके बाद जो एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, वो चेंज हो सकता है जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क एज अ ऑडिट एविडेंस अपन यूज करें। तो ये चीज़ें जो अपना एंट्री ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर अफेक्ट कर सकती है, तो इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है नैरोज, इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है अपनी नैरोज। तो एन से अपने को याद करना है, एन से अपने को नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर, एन से नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर, एन से नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर। ए से अपने को याद करना है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज 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 ऑफ द ऑडिट एविडेंस। आर से अपने को रोमो इन द मैटर, रोमो मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो रोमम इन द मैटर, रोमम इन द मैटर, रोमम इन द मैटर, रोमम इन द मैटर, रोमम इन द मैटर। फर्स्ट पॉइंट है अपना नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैटर। सेकंड है नैरोज का, ए से अपने को अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, आर से रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट मैटर। उसके बाद सेकंड आर है अपना, तो इसमें अपने को नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, तो यहाँ पे आर से रेंज भी अपन बोल सकते हैं, तो रेंज स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, रेंज स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क्स, रेंज स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, रेंज स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, रेंज स्कोप ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। उसे ऑब्लिगेशन अंडर टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द एक्सपर्ट, तो जो भी उसके ऑब्लिगेशन होंगे तो यहाँ पे याद करना है। उसके बाद में विजडम मतलब ऑडिटर का नॉलेज उस चीज़ के रिलेटेड, विजडम मतलब ऑडिटर का नॉलेज उस चीज़ से रिलेटेड, और स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंस विद द एक्सपर्ट वर्क, स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंस विद द एक्सपर्ट वर्क। तो ये नैरोज आपको याद रखना है, नैरोज आपको याद रखना है, 4-5 पॉइंट आपको याद करने हैं ऐसे। तो आपको सारे 4-5 पॉइंट मैंने याद करके दिए हैं, मतलब बार बार बोल के, तो उसमें से बाद में 1-2 पॉइंट आप याद कर लो इसमें से। तो ये हो गया आपका पूरा 500 का 500 ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, 500 की सीरीज का बोल रहा हूँ भाई। तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन आके गए, और इसके साथ साथ आज का वीडियो अपन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।